नव्या तुरंत संजना के हिंट को समझ गई और जाकर संजना को हक करके उसने कहा, संजना मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो, चलो रूम में चलकर बातें करते हैं। जैसे ही वो संजना को लेकर अपने कमरे में जाने वाली थी, उसने सुना कि अक्षय ने धीरे से कहा, पहले अपनी दवाई ले लो। अक्षय के चेहरे पर जो लुक था और जिस तरह से उसने कहा था वो बहुत बॉसी था। नव्या ने मुंह बनाया, कुछ देर देखकर हिचकिचाती रही वो, और फिर उसने बिना मन के दवाई खा ली। संजना ने ये सब देखकर स्माइल करते हुए अक्षय की मम्मी को ग्रीट किया। आंटी कैसे हो आप? मैं यहाँ नव्या से मिलने आई थी, अभी वो पहले से काफी अच्छी लग रही है। आंटी ने भी स्माइल करते हुए कहा, संजना तुमने खाना खाया? संजना बड़ों से बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बात करती थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं पहले खाना ही खाकर आई और फिर मैंने सोचा कि एक बार जाकर नव्या से मिल लूँ। मुझे लगा है शायद उसकी तबीयत अभी ठीक होगी, पर अब नव्या को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तभी एक हेल्पर फ्रूट्स लेकर मधु आंटी के पास आया और आंटी ने कहा, संजना बैठो और कुछ फ्रूट्स खा लो, वैसे भी तुम यहाँ बहुत कम आती हो, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मुझे बताओ। ठीक है आंटी, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। संजना जाकर बैठने ही वाली थी। मेडिसिन खाने के बाद नव्या पीछे मुड़ी और संजना का हाथ पकड़ लिया और उसने मधु आंटी से कहा, मम्मा संजना और मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं, अब हमारे लिए वेट मत कीजिएगा, हम लोग बाद में खाना खा लेंगे। आंटी ने स्माइल करते हुए कहा, क्या प्राइवेट बातें हैं आप, मैं नहीं सुन सकती क्या? नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए कहा, हम लोग अक्षय की बुराई करने वाले हैं इसलिए आप सुन सकते हो, हम लोग जा रहे हैं अभी। ठीक है, मैं हेल्पर से कहकर तुम लोगों के रूम में ही फ्रूट्स भिजवा देती हूँ, तुम लोग वहीं खा लेना। ठीक है, थैंक यू आंटी। नव्या संजना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। संजना ने नव्या की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम अब उछल कूद कर पा रही हो, इसका मतलब अब तुम्हारी तबीयत पहले से काफी ठीक है? पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है, पर अब मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, बस अब और मेडिसिन नहीं खानी मुझे, नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। नव्या संजना को लेकर सोफे के पास आ गई और दोनों साथ में बैठ गई। उसकी नजरें उस बैग पर थी जो संजना के हाथ में था। क्या ये मेरे लिए है? क्या इसमें? नव्या ने पूछा। संजना नव्या के साइड में ही बैठी हुई थी। उसने वो बैग कॉफी टेबल पर रख दिया और कहा, अर्जुन ने मुझसे कहा कि तुम्हें ये दे दूं, उसे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा तुमसे मिलने आना ना यहाँ, इसलिए उसने मुझसे ये भिजवा दिया। उसने? नव्या हैरान हो गई ये सुनकर। उसने वो बैग खोला और उसके अंदर कुछ बुक्स थी। संजना भी झाँक कर बैग में देखने लगी और उसने पूछा, क्या है बैग में? हालांकि वो बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अर्जुन ने क्या भिजवाया है नव्या के लिए, पर फिर भी उसने वो बैग खोलकर चेक नहीं किया था क्योंकि उसे लगा कि ये ठीक नहीं होगा। नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, इसमें नोटबुक है, मैं तो इस बार में भूल ही गई थी। मैं उससे उसके नोट्स मांगने गई थी क्योंकि उसके ग्रेड्स हमेशा इतने अच्छे आते हैं, तो मुझे लगा शायद मुझे हेल्प हो जाएगी, कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। वैसे भी कोई नहीं चाहता कि किसी की रैंक कम आए। नव्या के न सिर्फ टेस्ट में मार्क्स कम आए थे बल्कि वो फेल भी हो गई थी और उसके लिए पासिंग मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फर्स्ट ईयर में उनका सिर्फ 100 मार्क्स के एग्जाम्स होता है, सेकेंड ईयर में उनके 150 मार्क्स के एग्जाम्स हुआ करेंगे। जैसे जैसे वो लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, और अगर नव्या इस तरह से सिर्फ 30-40 के बीच में मार्क्स लाती रही तो फिर उसके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। वैसे भी नव्या अर्जुन की तरह इतनी सुपर स्कॉलर तो नहीं थी, पर उसके ग्रेड्स इतने भी बुरे नहीं आते थे। बचपन से ही नव्या अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट होती थी, उसे इस बात पर प्राउड था, तो इस बार नव्या इतने कम मार्क्स कैसे ला सकती थी? नोट्स? संजना ने हैरान होकर उसकी नोटबुक्स उठाकर देखी। पेपर्स की कंडीशन और उसमें की राइटिंग देखकर लग रहा था कि ये नोटबुक नई खरीदी गई है। संजना नव्या की तरफ देखने लगी, शायद वो कुछ कहना चाहती थी पर उसने कहा नहीं। संजना तुरंत समझ गई कि अर्जुन ने स्पेशली नव्या के लिए नोट्स बनाए हैं, जितने सिंपल और साफ तरीके से नोट्स लिखे गए थे और ऐसे मेथड्स यूज किए गए थे जिसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। ये देखकर ही पता चल रहा था कि लिखने वाले ने कितने ध्यान से नोट्स बनाए होंगे। इस नोट से नव्या का काम बहुत आसान हो जाता। हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और पॉलिटिक्स को मिलाकर 7 नोटबुक्स थी और लगभग सभी नोटबुक आधी आधी भरी हुई थी। संजना थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसने नव्या से पूछा, तुमने उससे नोट्स कब मांगे? नव्या ने थोड़ा सोचा फिर कहा, लास्ट वीक हो गया। संजना के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस थे, उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी। बस एक वीक में अर्जुन ने 7 नोटबुक्स खत्म कर दी और उसके पीछे इतनी मेहनत उसने की। क्या ये ऑफिस बात है नव्या? संजना इस बारे में कुछ और सोचना नहीं चाहती थी, पर वो दुखी हो गई और उसके दिल में अब बातें चुभ रही थी। नव्या ने नोटबुक के पेज पर रखते हुए कहा, अब समझ में आया कि वो इतना स्कॉलर क्यों है। अर्जुन के नोट्स कितने नीट है ना, और उसने इन्हें कितने अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। जिन लोगों को पता नहीं हो शायद वो यही सोचेंगे कि ये नई नोटबुक्स हैं। देखकर लगता है कि अर्जुन काफी ध्यान से चीजें रखता है। संजना तुम्हें क्या लगता है? संजना का ध्यान नव्या की बातों में बिल्कुल नहीं था। उसने बिना सुने ही सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ, दरअसल संजना खुद को भी चीट करना चाहती थी और खुद को भी ये बताना चाहती थी कि ये सब अर्जुन के ही नोट्स हैं जो उसने खुद के लिए बनाए थे, और वो नहीं जो उसने सिर्फ नव्या के लिए बनाए। फिर उसे याद आया कि जब वो छुपकर अर्जुन को देख रही थी तो उसने अर्जुन को नोट्स बनाते हुए देखा था। हालांकि उसके नोट्स काफ़ी साफ सुथरे थे, पर कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो शायद सिर्फ उसे ही समझ में आते, और पेज के साइड में काफ़ी रिमार्क्स भी थे जिससे पेजेस भरे हुए थे। वो नोट्स बिल्कुल अभी वाले नोट्स की तरह नहीं थे, ताकि पढ़ने में आसानी हो और ज़्यादा टायरिंग ना हो जाए, इसलिए उसने हर पेज पर वर्ड्स नहीं लिखे थे। देखकर यही लग रहा था कि ये नोट्स बहुत ही क्लीन और कंफर्टेबल तरीके से बनाए गए हैं। नव्या हिस्ट्री के नोट्स खोलकर देखने लगी। वो नोट्स देखने में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं दिया कि संजना थोड़ा अजीब से बिहेव कर रही है। एक्चुअली हिस्ट्री थोड़ा सिंपल है, पर ऐसा क्यों होता है कि जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है कि याद करने में मुश्किल हो जाता है। तभी तो अर्जुन के ग्रेड्स हमेशा इतने अच्छे आते हैं, वो सारे मेन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अर्जुन बहुत अच्छा है, जिस तरह से उसने नोट्स बनाए हैं मैं अब उससे आसानी से सब कुछ याद कर सकती हूँ। अर्जुन के नोट्स को देखने के बाद ये लगने लगा था कि वो अच्छे से पढ़ लेगी और उसके मार्क्स सब अच्छे आएंगे। नव्या बहुत खुश हो गई, वो खुश होकर हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी एनर्जी वापस आ गई है और उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। तभी नव्या को उसके फ़ोन पर फेसबुक का नोटिफिकेशन आया। नव्या रुक गई और किसी रीज़न से अचानक उसने अनन्या की याद की, क्योंकि उसने आज सुबह ही फेसबुक पर कुछ नया देखा था, और क्योंकि आज ही उसने अनन्या को ऐड किया था अपनी फेसबुक पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनन्या ने उसे मैसेज किया हो। नव्या थोड़ी उदास हो गई। कुछ देर के लिए नव्या अपने सारे फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा भूल गई थी और बहुत खुश थी। तो फिर उस समय अनन्या को उसे मैसेज करके डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या और नव्या बॉर्न एनिमीज हैं। शायद ऐसा एक भी दिन नहीं होने वाला जब वो दोनों एक दूसरे से लड़ी नहीं। वैसे तो नव्या का मन नहीं था, पर फिर भी उसने फेसबुक ओपन किया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अनन्या ने उसे क्या मैसेज किया है। पर जब उसने मैसेज देखा तो वो हैरान हो गई। उसे अनन्या ने मैसेज नहीं किया था, बल्कि वो अर्जुन का मैसेज था। आर यू फीलिंग बेटर? आज रात को मेरी फ्लाइट है और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं जाने से पहले तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। आई होप टू सी यू हेल्दी व्हेन आई केम बैक। मैसेज पढ़कर नव्या स्माइल करने लगी। कम से कम अपने प्रॉमिस को तो अर्जुन ने पूरा किया। उसने अर्जुन को रिप्लाई किया, आई हैव रिसीव द नोट। ये बहुत यूजफुल है। मैं बच्चे से पढ़ाई करूंगी और तुम्हारे सुपर स्कॉलर होने का रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगी। विश यू एंड आंटी ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर बाद ही अर्जुन का रिप्लाई आया, पर उसने फिर से वही क्वेश्चन पूछा था, सो यू फीलिंग बेटर? नव्या थोड़ी रुकी। उसे ध्यान आया कि उसने अभी अर्जुन के सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से नव्या से वही चीज़ पूछी। उसने रिप्लाई किया, या मच बेटर। कल तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। दैट्स गुड, आई एम गोइंग टू बोर्ड द प्लेन। ओके, जैसे ही वहाँ पहुँच जाना मुझे मैसेज कर देना। अर्जुन को मैसेज सेंड करने के बाद नव्या ने बैक बटन प्रेस किया और अनन्या की प्रोफाइल फोटो देखी, जिसे उसने आज सुबह ही ऐड किया था। उसकी फोटो देखना ही अनन्या को गुस्सा दिलाने के बराबर था। नव्या सोचने लगी कि क्या उसे अनन्या को डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो वो उसे देखती रहेगी और इरिटेट होती रहेगी। पर जब वो ये सब सोच रही थी तभी उसने अनन्या की प्रोफाइल ओपन की और वो उसके मोमेंट्स देखने लगी कि कहीं उसने कुछ नया पोस्ट तो नहीं डाला। उसने नया पोस्ट किया था। नव्या ने ध्यान से उस पिक्चर को देखा। उसमें दो हाथ थे जिन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा था और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था, थैंक यू फॉर कमिंग। उस फोटो को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जिस हाथ पर अनन्या का हाथ है वो किसी लड़के का है। तो क्या अनन्या ये बताना चाहती थी कि वो हाथ अक्षय का है? इस बार नव्या के लिए बहुत मुश्किल था वो फोटो देखकर गुस्सा ना होना। उस अम्यूजमेंट पार्क वाली बातें देखकर तो वो यही सोची थी कि वो सब पास्ट की बातें, पर ये फोटो तो आज की है। बैकग्राउंड जो था वो हॉस्पिटल के सिक बेड की सफ़ेद बेडशीट पर था। उस फोटो को देखकर पता चल रहा था कि वो अनन्या की कितनी केयर करता है। ये सब देखने के बाद भी वो शांत कैसे रह सकती थी? अक्षय, यू रास्कल! नव्या को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो भी नीचे जाए और जाकर अक्षय की बहुत पिटाई करे। उसने अक्षय को हॉस्पिटल अनन्या से मिलने भेजा था, जाकर अनन्या के साथ स्वीट मोमेंट शेयर करने के लिए नहीं। ये सब करके अक्षय साबित क्या करना चाहता है? संजना अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने नव्या की तरफ देखा। नव्या के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। नव्या के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। संजना ने देखा कि नव्या अपने फोन की तरफ देख रही है, इसलिए जानने के लिए कि क्या बात है संजना ने झट से नव्या के फोन में झांका। क्या बात है और ये किसका मोमेंट है? नव्या के फोन में देखने के बाद संजना ने नव्या से पूछा। नव्या इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी? नव्या का ध्यान फिर से संजना की तरफ आ गया और उसने कहा, ये अनन्या के मोमेंट्स है ना, तुमने उसे ऐड नहीं किया? मैंने उसे ऐड किया है, ये उसकी तरह नहीं लग रहा। संजना को कुछ अजीब लग रहा था। उसने मोमेंट में से अनन्या की प्रोफाइल पिक्चर देखी और फिर कंफर्म करते हुए कहा, ये सच में अनन्या नहीं है। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई और कहा, ये अनन्या का फेसबुक प्रोफाइल नहीं है। पर जब उसने मुझे ऐड किया था तब इस पर उसका ही नाम आ रहा था। संजना ने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला। अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके उसने अनन्या के मोमेंट्स ओपन किए और नव्या को अपना फ़ोन दिखाने लगी। देखो, ये है अनन्या।
ये प्रोफाइल फोटो तो बहुत अलग है। संजना ने नव्या को अपना फोन दिखाते हुए कहा। नव्या शॉक हो गई ये सब देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। नव्या ने अपना सिर नीचे किया और खुद में बड़बड़ाने लगी। वो सोचने लगी कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ऐड करने के लिए उसने दूसरे फेक आईडी बनाई हो। क्या तुम श्योर हो कि ये अनन्या ही है? बहुत अजीब है ना, वो तो तुम्हारी दुश्मन है ना, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, तो फिर अचानक से वो तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में क्यों ऐड करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसिडेंट के बाद उसे ये लग रहा है कि वो फिर से तुमसे दोस्ती करना चाहती है? संजना बहुत सीधे सीधे और सही ऑप्शन सोच रही थी। उसके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इसमें कोई प्लान या फिर कोई चालाकी हो सकती है। ये अनन्या ही है, कोई तो मेरी आईडी जानता ही नहीं है। ओ हाँ, तो फिर उसे मेरी आईडी कैसे पता चली? नव्या के फेसबुक में ज्यादा दोस्त नहीं थे, ज्यादातर उसके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही थे लिस्ट में। उसने ज्यादा लोगों को ऐड नहीं किया था क्योंकि वो अपना प्रोफाइल प्राइवेट रखना चाहती थी। संजना को ये बात ध्यान आई और उसे भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों। इसलिए उसने नव्या से पूछा, ओ हाँ, उसे तुम्हारी आईडी कैसे पता चली? उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात है जिस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ है जो वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। संजना ने नव्या से कहा, नव्या मुझे देखने दो एक बारी। चैप्टर 4-7 What they had between them। नव्या ने अपना फोन उसको दिया। संजना ने आगे रखे हुए कंटेंट को देखा। जब उसने एयरपोर्ट पर लेने आने वाली बात पड़ी तो वो तुरंत समझ गई और उसने मुंह बनाते हुए अपनी आंखें रोल कर ली। ये जानबूझकर कह रही है नव्या, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि वो ये सब तुम्हें दिखा रही है ताकि तुम ये सब देखो? मुझे तो लग रहा है कि उसने सिर्फ तुम्हें ऐड ही इसलिए किया है और कुछ नहीं है उसकी इस फेसबुक आईडी में। संजना ने नव्या को समझाते हुए कहा। क्या सच में ऐसे हो सकता है कि वो ये नहीं है? नव्या ने सजेस्ट किया। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ये अनन्या नहीं है तो उसके अलावा कोई और तुम्हें ये सब क्यों दिखाना चाहता है? वो इंसान तुम्हें झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है? संजना को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसने लेटेस्ट स्टेटस पर स्क्रॉल किया और वो पढ़ने लगी। संजना ने पूछा। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुको, वो ऐसे क्यों लिखेगी? उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या? कौन सा वाला? नव्या ने जब ध्यान से फोटो की तरफ देखा तब उसको समझ आया कि वो उसी पिक्चर की बात करी जिस पिक्चर की वजह से नव्या पहले से परेशान थी। संजना ने फिर रिएक्ट किया। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो चिल्लाते हुए उसने बोला, यह अनन्या अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती है। अक्षय उससे हॉस्पिटल जरूर मिलने गया था लेकिन वो बेड के पास बैठा भी नहीं, उसके पास ऐसी कोई फोटो नहीं क्लिक की, फिर ये आई कैसे? ये सुनने के बाद नव्या रुक गई। उसको फिर याद आया कि संजना भी तो अक्षय के साथ हॉस्पिटल गई थी, तो फिर उसको जरूर पता होगा कि अक्षय ने ऐसा क्या किया है। संजना, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नव्या ने पूछा। पर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? यार, मैं तुम्हें हर्ट करने से डरती नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, संजना ने कहा। तुम समीर से भी पूछ सकती हो, करीब 10 मिनट तक हम तीनों वहीं वार्ड में थे और उस पूरे टाइम अक्षय एक बार भी अनन्या के बेड के पास नहीं गया, तो फिर उसने अनन्या का हाथ कैसे पकड़ा होगा? अनन्या की ये आदत है, वो ऐसे झूठ बहुत आसानी से बोल सकती है और ऐसे ही झूठी बातें भी फैला सकती है जिससे दूसरों को उस पर बिलीव हो जाए। नव्या ने उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी देर सोचा फिर कहा, शायद ऐसे हो सकता है कि हम ये सब गलत पढ़ रहे हैं। उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि वो अक्षय है। हाँ, ये तो तुमने खुद सोच लिया ना। नव्या के आगे जो कंटेंट था उसे देखकर नव्या ने खुद ही सोच लिया था कि अनन्या के साथ जो भी इंसान है वो अक्षय है। संजना को अब उस बात पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अनन्या ये सब जानबूझकर करी है ताकि तुम उस फोटो में मौजूद इंसान को अक्षय समझ लो और फिर तुम अक्षय से लड़ो, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। नव्या अब ये बात सुनकर हंसने लगी और उसने चैन की सांस ली और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जाने दिया। नव्या बहुत लगी थी कि उस टाइम पर उसके साथ संजना वहां थी क्योंकि उसने काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी थी और अगर वो वहां नहीं होती तो नव्या अकेले समय बहुत दुखी और डिप्रेस्ड फील करती। नव्या, अचानक से संजना ने कहा, क्या तुम अक्षय को ट्रस्ट नहीं करती हो? नहीं, नव्या ने कहा। ये सुनकर संजना बहुत हैरान हो गई। वो अक्षय पे भरोसा नहीं करती? संजना ने गहरी सांस ली और कहा, अक्षय तुम्हें भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो यही सोचता और वो भी इसी तरह रिएक्ट करता। हम बस अपने दुश्मनों को प्रेम कर सकते हैं कि वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं और तुम्हें ट्रैप में फंसाया जा सकता है। वैसे हमें शक अपने दुश्मनों पर करना चाहिए और हमें उन्हें ही ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं। छोड़ो, जाने दो ऐसे मोमेंट्स को। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि तुम ये सब देखो और दुखी हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए उसके जाल में मत फंसना तुम। मुझे पता है, नव्या ने कहा। वो अभी भी उस फोटो के बारे में सोच रही थी जो उसने पोस्ट की थी और उसके अलावा वो अम्यूजमेंट पार्क वाली फोटो के बारे में भी सोच रही थी। आज की फोटो तो जानबूझकर डाली गई है लेकिन अम्यूजमेंट पार्क वाली फोटो में अक्षय बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई भी फेक फोटो नहीं बना सकता ना। और कुछ हो ना हो, सच तो यही था कि अक्षय नव्या से झूठ बोल रहा था। नव्या ने अपना सिर उठाकर संजना की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और फिर उससे पूछा,
संजना, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? मेरे आने से पहले क्या अक्षय और अनन्या के बीच में कुछ, क्या कुछ उन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल था? देयर इज नथिंग। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ था या है। ज्यादा मत सोचो तुम इस बारे में, संजना ने कहा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी इस बात को टालना चाहती है। संजना को सच में याद आ गया कि एक टाइम था जब अनन्या और अक्षय सच में एक दूसरे से बहुत बातें किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और ज्यादातर साथ में ही दिखते थे। तो फिर संजना को लगा कि शायद उसे ये सब नव्या को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट की बात थी। अक्षय अब जिसे लाइक करता है वो नव्या है और वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसका बहुत ध्यान भी रखता है। इसलिए जो भी बातें थी वो बीत गई और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, संजना ने कहा। एनीवे, थिंक अबाउट इट। अक्षय अनन्या की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, तो फिर उनके बीच में कुछ भी कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसलिए अब तुम ना कुछ सोचो मत। वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर नव्या को भी लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है इस बारे में, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। संजना और नव्या कुछ देर तक और बातें करती रही। फिर संजना को ध्यान आया कि उसे लेट हो गया, इसलिए उसने अब जाने के लिए कहा। संजना को छोड़ने के लिए नव्या नीचे आई थी। ठीक है, अब तुम और बाहर मत आओ, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। गेट वेल सून, ओके? संजना ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसे हक किया और वहां से चली गई। नव्या उसे जाते हुए देखती रही और फिर पीछे मुड़कर वापस चली गई। अक्षय भाई लिविंग रूम में बैठा था और नव्या ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। नव्या का अभी बिल्कुल मन नहीं था अक्षय से बात करने का। जब तक वो खुद आकर नव्या को सच नहीं बता देता, सब कुछ कन्फेस नहीं कर लेता, तब तक नव्या गुस्सा रहने वाली थी। अक्षय भी नव्या के पीछे पीछे आया, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, नव्या ने उसे बाहर ही ब्लॉक कर दिया। डोंट कम इन, ओके? जाकर किसी दूसरे रूम में सो, नव्या ने कहा। अक्षय को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक नव्या को हो क्या गया। फिर उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? नव्या ने बहाने बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे सर्दी है। मुझे सर्दी लग रही है और मेरी वजह से तुम्हें भी हो सकती है, और जब मुझे सर्दी है तो तुम मेरे साथ सोने के बारे में सोचना भी मत, राइट? मैं यहाँ बिल्कुल अलोन रहूंगी और तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी अंदर आने के लिए। तुम्हें भी जाना चाहिए और जाकर दूसरे रूम में सोना चाहिए। एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। नव्या ने अपनी पूरी कोशिश की अक्षय को ऐसा ना लगे कि वो गुस्सा है, इसलिए वो ऐसे बोल रही थी। वो ये सब बस अच्छा सोचकर ही बोल रही थी। मैं ठीक हूँ। अक्षय ने अपना एक हाथ दरवाजे के फ्रेम पर रखा और धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। नहीं, नव्या ने बहुत अच्छे से दरवाजा पकड़ रखा था और किसी भी तरह से अक्षय को अंदर नहीं आने दे रही थी। उसने कहा, स्टॉप योर नॉनसेंस, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, फिर भी तुम इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी सर्दी स्प्रेड हो और तुम्हें कोल्ड हो जाए। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा। तभी पास ही अक्षय की मम्मी चलकर आई और कहा, नव्या बिल्कुल ठीक बोल रही है, उसे अभी सर्दी हुई है तो ये ठीक रहेगा कि तुम दोनों अलग कमरे में सो। नव्या को भी अच्छे से आराम करने की जरूरत है और मैंने पहले किसी को बोल दिया कि तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दे, तो तुम आज गेस्ट रूम में सो जाओ। क्योंकि अब अक्षय की मम्मी ने बोल दिया था इसलिए अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, नव्या ने कहा और फिर वो पीछे से दरवाजा बंद करके चली गई। नव्या थोड़ा अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। उधर अमेरिका वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10 घंटे फ्लाइट में बैठे रहने के बाद आखिरकार वो लोग अमेरिका पहुंच गए थे। अर्जुन अपनी मम्मी की मदद करते हुए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज से बाहर निकला। अमेरिका में इस समय रात हो गई थी, पर एयरपोर्ट लाइट से जगमगा रहा था और वहाँ कई सारे टूरिस्ट भी थे। वहाँ सब कुछ अलग था, बहुत ही अलग दुनिया थी और उनके चारों तरफ अनजाने लोग, अनजाने फॉरेनर्स खड़े थे। उनकी स्किन अलग रंग की थी और वो सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे। इसकी वजह से अदना आंटी को थोड़ा अजीब लग रहा था और उन्होंने अर्जुन का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। अर्जुन, अब हम क्या करेंगे? हमें टैक्सी कहाँ से मिलेगी? उन्होंने अर्जुन से पूछा। अर्जुन की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इससे पहले कभी भी अपनी कंट्री से बाहर नहीं गई थी और ना ही उनका बेटा गया था। दोनों अब पराए देश में पराई धरती पर थे और उन्हें पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। अर्जुन भी बहुत शांत था। उसने अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा, मैंने पहले ही ऑनलाइन होटल बुक कर लिया माँ, अब हम यहाँ से डायरेक्टली होटल के लिए टैक्सी लेंगे, ओके? आप टेंशन मत लो। टैक्सी लेनी पड़ेगी? महंगा पड़ेगा क्या ये? अदना आंटी ने परेशान होते हुए कहा। उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत पैसे लगने वाले थे, इसलिए वो चाहती थी कि किसी भी तरह से ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन पर किसी तरीके का बर्डन पड़े। हालांकि अभी उनके इलाज की वजह से पहले से ही अर्जुन के ऊपर बहुत बर्डन था। अदना आंटी बहुत घबराने लगी। उन्होंने अपने शांत खड़े बेटे की तरफ देखा, जो किसी पराए देश में जाता है और बिना किसी घबराहट के वो कैसे शांत खड़ा है। इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रही थी, पर अर्जुन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही शांत और धैर्यता के साथ खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अल्पना आंटी को इस बात पर भी बहुत प्राउड महसूस हो रहा था कि उनका बेटा इतना समझदार है और इतना स्ट्रांग। पर दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही थी कि अगर अर्जुन को हमेशा से अच्छा एनवायरनमेंट मिला होता तो शायद अर्जुन भी एक अलग इंसान होता
उनकी नजरें अब धीरे धीरे गहराती जा रही थी। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि वो अपने बेटे पर बोझ बन गई हैं। अगर अर्जुन अपने पिता के साथ बड़ा हुआ होता तो। अर्जुन अपने चारों तरफ देख रहा था और कहाँ से बाहर निकलना है वो ये ढूंढ रहा था। इस दौरान उसने अपनी मम्मी के चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ नहीं देखा और उसने ध्यान नहीं दिया कि वो अकेले कुछ बड़बड़ा रही हैं। हमें यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से नहीं पता मॉम, इसलिए टैक्सी ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। आप रिलैक्स करो, हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अर्जुन ने अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा। उसकी मम्मी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वो पैसे नव्या से लिए हैं ना तूने? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे हम नव्या को वापस कैसे करेंगे। मम्मी मैं हूँ ना, मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ और फिर मैं नव्या के पैसे इंटरेस्ट के साथ उसे वापस लौटा दूंगा, अर्जुन ने प्यार से अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहा। अर्जुन की नज़रों में ऐसा जादू था जिससे किसी को भी कंफर्टेबल फील हो सकता था। अर्जुन की मम्मी को अर्जुन की बातें सुनकर उस पर भरोसा होने लगा। अर्जुन बचपन से ही बहुत मेहनती और बहुत ही समझदार लड़का था। वो इतना आउटस्टैंडिंग था कि कभी कभी उसकी मम्मी खुद यकीन नहीं कर पाती थी। ओके ओके, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, आंटी ने स्माइल करते हुए कहा। अर्जुन ने भी उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखा, फिर ऊपर देखकर टैक्सी ढूंढने लगा। तभी एक फॉरनर जल्दबाजी में चलते हुए आया और अर्जुन से टकरा गया। वो इंसान इंग्लिश में नहीं बल्कि किसी और भाषा में बात कर रहा था। अर्जुन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर जिस तरह से वो बोल रहा था अर्जुन को लगा शायद वो उससे माफ़ी मांग रहा है। अर्जुन ने उस इंसान के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। उसे देखकर वो बिल्कुल भी अमेरिकन नहीं लग रहा था, बल्कि शायद वो ईस्ट यूरोपियन था। अर्जुन थोड़ा नाराज हो रहा था। उस इंसान ने अर्जुन को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं दिया। अर्जुन से माफ़ी मांगने के बाद वो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वो काफ़ी जल्दी में था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अल्पना आंटी ने भी थोड़ा नाराज होते हुए कहा, वो आदमी थोड़ा पागल था क्या? एयरपोर्ट इतना बड़ा है और यहाँ इतनी जगह है, पर फिर भी कैसे चल रहा है? इसे दिखाई नहीं दे रहा कि वो टकरा गया। अर्जुन ने कुछ कहा नहीं और वो एकदम से रुक गया। तब जाकर अर्जुन को ध्यान आया कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसने झट से अपने पॉकेट पर हाथ लगाया। डैम! अर्जुन का वॉलेट चोरी हो चुका था। अर्जुन को कुछ याद आया कि उसने इंटरनेशनल न्यूज़ में देखा था कि अमेरिका में कुछ रिफ्यूजीज़ हैं जो ईस्ट यूरोप से हैं और वो लोग बहुत चोरियां करते हैं और इस वजह से ज़्यादातर अमेरिकन उन्हें पसंद नहीं करते। ये देखकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके चेहरे पर अब टेंशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके वॉलेट में उसके ID कार्ड्स और बैंक के कार्ड्स भी थे। अगर वॉलेट चोरी हो गया मतलब CO कार्ड्स भी गुम हो गए। मम्मी आप यहीं मेरा वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ, आप कहीं मत जाना, ठीक है? यहीं मेरा वेट करना, अर्जुन ने अपनी मम्मी से कहा। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी मम्मी को वहीं छोड़ दिया और खुद उस इंसान के पीछे भागा। पर एयरपोर्ट बहुत बड़ा था और वहाँ बहुत सारे लोग थे। उस चोर ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर प्लान किया होगा और हद तक तो वो शायद वहाँ से भाग गया होगा। अब उसे क्या करना चाहिए? ऐसा पहली बार हो रहा था जब अर्जुन इस तरह से पैनिक कर रहा था और उसे घबराहट हो रही थी। आखिर वो भी इतना बड़ा नहीं हुआ था और वो बाहर से इतना शांत और काम दिखाई इसलिए देता था क्योंकि वो जानता है कि अगर वो परेशान होगा तो उसको देखकर उसकी मॉम और ज़्यादा टेंशन लेंगी। सभी दुख अर्जुन खुद अकेले ही संभालना चाहता था और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ देर तक अर्जुन इस इंसान को आसपास ढूंढता रहा और फिर उसे अपनी मम्मी की टेंशन हुई तो वो वापस उसी जगह चला गया जहाँ वो उसे छोड़कर आया था। पर थोड़ी देर पहले जो वहीं खड़ी थी वो जगह खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। मम्मी? अर्जुन अब बहुत डर गया था। अर्जुन बहुत परेशान होने लगा था। उसके हाथ पैर अब डर के मारे ठंडे पड़ने लगे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मॉम! अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मम्मी को कहाँ ढूंढे। उस समय अर्जुन को किसी और चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मजबूर होकर चारों तरफ देखने लगा ताकि कहीं से भी उसे अपनी मम्मी के बारे में कुछ पता चल जाए। अर्जुन सोचने लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी मम्मी वॉशरूम गई हो, शायद वही गई होंगी, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। अर्जुन का दिल भारी होने लगा था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो सोचे कि कहीं उसकी मम्मी रास्ता तो नहीं भूल गई या फिर कहीं उसकी मॉम को किडनैप तो नहीं कर लिया। धीरे धीरे अब उसका खून ठंडा पड़ता जा रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि वो ये सोच सके कि अपनी मम्मी को वो कैसे ढूंढे, पर वो अपनी एंग्जाइटी और अपनी घबराहट को कम नहीं कर पा रहा था और काफ़ी परेशान हुआ। अर्जुन की मम्मी इससे पहले कभी दूसरे देश में तो कभी नहीं गई थी। इनफैक्ट वो तो अपनी सिटी से भी बाहर नहीं गई थी। इस समय उसे कितनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अर्जुन की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसने किसी तरह से खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर आसपास में अपनी मम्मी को ढूंढने लगा। काश कुछ हुआ ना हो, काश कुछ भी ना हुआ हो, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो भगवान। अर्जुन ने आज से पहले इतना हेल्पलेस और इतना कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया था। उस समय अर्जुन से भगवान से प्रे करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था। मॉम आप कहाँ चले गए? मॉम कहाँ हो आप? अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन! अचानक से उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन परेशान होते हुए झट से पीछे मुड़ा और हल्का सा स्लिप हो गया और नीचे गिर गया। उसने तुरंत अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा। उसकी मम्मी थी। वो अर्जुन के सामने खड़ी थी। अर्जुन के पैरों में अब जान नहीं बची थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मम्मी इस तरह से उसे परेशान देखें। आप कहाँ चले गए थे मॉम? अर्जुन की आवाज़ बहुत भारी हो गई थी और उसका मुंह भी अब सूख गया था। फिर उसने बहुत प्यार से कहा। उसे लगा कि उसकी ही गलती थी कि वो उन्हें अकेला छोड़ के चला गया था। अल्पना आंटी ने अपने पसीने से भीगी हुई बेटी की तरफ देखा और वो समझ गई कि अर्जुन बहुत परेशान है। उन्हें बहुत दुख हुआ और वो समझ गई कि इतनी देर में अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए ना। मैंने बस अभी उस इंसान को देखा कि उसने तुम्हारा वॉलेट चोरी कर लिया। मैंने जैसे उसे देखा उसके पीछे चली गई। तो मैंने आपसे कहा था ना आप कहीं मत जाना और यही मेरा वेट करना। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से जो भी निकलने वाला था उसने वो अपने अंदर ही रख लिया। कुछ नहीं कहा।
मम्मा आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको उसके पीछे नहीं भागना चाहिए था। अगर मेरा वॉलेट चोरी हो गया तो कोई बात नहीं, पर हमारा सामान कहाँ है? अर्जुन ने अपनी मम्मी के हाथों की तरफ देखकर कहा, और तब उन्हें ध्यान आया कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब उन्हें उनका सामान भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से अर्जुन को बहुत बुरा लगने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका सामान भी चोरी हो गया हो? अर्जुन की मम्मी ने अर्जुन की तरफ देखा और वो समझ गई कि वो क्या सोच रहे हैं, और उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, टेंशन मत लो, हमारा सामान चोरी नहीं हुआ है। वो आदमी जो वहाँ खड़ा है वो हमारे सामान की देखभाल कर रहा है, और वो लोग उस आदमी को भी ढूंढने गए हैं। कौन सा आदमी? अर्जुन को हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। वैसे भी ये इंडिया नहीं है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, और कोई ये बात नहीं बता सकता कि सामने वाला सच में मदद कर रहा है या फिर उसका इरादा कुछ और है। फिर वो अपनी मम्मी को नहीं ब्लेम कर सकता था ना। हल्पना आंटी ने अर्जुन के पीछे देखकर स्माइल करते हुए कहा, वो वहाँ जो लड़का खड़ा है। उन्होंने सुजान को पकड़ लिया था। अर्जुन पीछे मुड़ा और उसने देखा कि 3 आदमी वेस्टर्न सूट पहनकर खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में अर्जुन का सामान था और बाकी के दोनों आदमी उस ईस्ट यूरोपियन आदमी को पकड़कर खड़े थे जिसने अर्जुन का वॉलेट चुराया था। जिस इंसान ने उनका सामान लिया था वो सामान लेकर उनके पास आया और बहुत रिस्पेक्ट से उसने अर्जुन की मम्मी से बोला, मैडम इज दिस योर वॉलेट? अर्जुन ने वॉलेट की तरफ देखा तो सच में उसका वॉलेट था। उसने उस आदमी के हाथ से अपना वॉलेट लिया और कहा, थैंक यू। हालांकि अर्जुन ये मान गया था कि दुनिया में अच्छे इंसान है, पर फिर भी वो इस अनजान देश में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनके सामने खड़े आदमियों को थोड़ा सतर्कता से देख रहा था। ये तीनों आदमी नॉर्मल वर्किंग क्लास के नहीं लग रहे थे और उनका एटीट्यूड भी थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल था, जो कि थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। हतना आंधी अपना सामान वापस लेना चाहती थी, पर उस इंसान ने स्माइल करते हुए इशारा करते हुए कहा, वो हमारा सामान उठा लेंगे। उसके बाद उसने अर्जुन की तरफ देखकर पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका नाम अर्जुन है? ये सुनकर अर्जुन शॉक हो गया, फिर कहा, हाँ मेरा नाम अर्जुन है। मे आई नो हु आर यू? तुम मुझे कैसे जानते हो? अर्जुन के सामने जो इंसान खड़ा था वो थोड़ा ईस्टर्न लग रहा था और शायद वो इंडियन और अमेरिकन मिक्स्ड ब्लड था। अर्जुन ने ध्यान दिया कि उस आदमी की इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी है। उस आदमी ने बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए कहा, मुझे यहाँ मिस ने भेजा है आपको रिसीव करने के लिए, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोग बुरे नहीं हैं। उस आदमी ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और उसमें से एक वॉइस मैसेज पर टैप किया। उस वॉइस मैसेज को प्ले करते ही नव्या की आवाज़ सुनाई दी और ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन, मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने इन लोगों को भेजा है तुम्हारी हेल्प के लिए, क्योंकि तुम एक नई जगह पे हो और तुम्हें वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मुझे डर था कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। ये लोग तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर देंगे और तुम उनके साथ सेफली ट्रैवल कर सकते हो। अब प्लीज़ इसके लिए मना मत करना, ठीक है? इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंटी की हेल्प, राइट? अर्जुन का गला चोक होने लगा था। नव्या ने सच में कितनी ध्यान से प्रिपरेशन की थी, तो जानती थी कि अर्जुन जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए उसने वॉइस नोट भी भेजा ताकि अर्जुन को किसी तरह से डर ना लगे। खुशकिस्मती थी कि नव्या ने उन लोगों को वहाँ भेज दिया, क्योंकि उन लोगों ने सही टाइम पर उस चोर को पकड़ लिया, नहीं तो अर्जुन अपनी मम्मी को कहीं भी नहीं ले जा सकता था। ये सब देखकर और सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली, पर वो चाहकर भी अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाया। एक बार फिर जब अर्जुन के पास कोई सहारा नहीं था तो नव्या ने उसकी हेल्प की। हल्पना आंटी भी नव्या की आवाज़ पहचान गई। उन्होंने हैरान होकर उसके सामने खड़े इंसान की तरफ देखा। उन्होंने उनसे पूछा, क्या नव्या ने आप लोगों को भेजा है? यस मैडम, उस आदमी ने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा। उसके चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि उन लोगों ने अर्जुन और उनकी मदद की थी, इसलिए तुरंत उन्हें उन आदमियों पर भरोसा भी हो गया। हल्पना आंटी इमोशनल होकर कहती हैं, नव्या बहुत अच्छी बच्ची है। उस आदमी ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर उस ईस्ट यूरोपियन आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, सर इसके साथ क्या करना है? अर्जुन ने धीरे से कहा, पुलिस के पास लेकर चलते हैं इसे। उस आदमी ने अर्जुन की तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर उसके साथ के दोनों आदमी इंग्लिश में कुछ बात करने लगे और फिर उस चोर को वहाँ लेकर चले गए। मैडम, अर्जुन सर आपके लिए कार बाहर वेट कर रही है। अर्जुन की मम्मी अर्जुन की तरफ देखने लगी और उसके रिप्लाई का वेट करने लगी। थैंक यू, अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, फिर अपनी मम्मी को पकड़कर उनकी मदद करने लगा और दोनों बाहर जाने लगे। वो आदमी अर्जुन और उसकी मम्मी के आगे उसका सामान लेकर चल रहे थे। बाहर एक काली रंग की कार खड़ी थी। फिर अर्जुन ने बाहर निकलते ही कार का लोगो देख लिया, वो एक बेंटले थी। कार के अंदर बैठने के बाद उसे साफ समझ में आ गया कि वो एक लग्जरियस कार थी और वो बहुत महंगी कार थी। उन्हें उस कार में बिठाकर आगे भेज दिया गया और एक आदमी ने उन्हें बताया कि उनका होटल भी पास में ही है और उन्हें कुछ हेल्पर्स के लिए भी बोल दिया गया है जो उनके लिए खाना बना देंगे और सारी साफ सफाई भी कर देंगे। अर्जुन को चाबी देने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया ताकि अर्जुन और उसकी मम्मी आराम कर सके। अर्जुन और उसकी मम्मी वहाँ सेटल होते हैं और अब रात हो जाती है। अर्जुन वहाँ एक बड़ी सी बालकनी में खड़ा हो गया जहाँ पर वो बाहर जल रही लाइट्स की तरफ देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। ये दुनिया की सबसे प्रॉस्पेरस सिटी थी, वॉशिंगटन। अचानक अर्जुन को कुछ याद आया और उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला। अर्जुन की नज़रें बहुत गहरी थी और उसने नव्या का नंबर निकाला। अर्जुन रुक गया और कुछ सोचने लगा, पर फिर उसने नव्या को कॉल लगाया। उसने नव्या से प्रॉमिस किया था कि जब वो अमेरिका पहुंच जाएगा तो वो उसे ज़रूर बताएगा। पहले उसने सोचा था कि वो बस पहुंचने के बाद नव्या को एक मैसेज कर देगा, पर इस समय वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने नव्या को कॉल कर दिया क्योंकि वो नव्या की आवाज़ सुनना चाहता था। क्लास के दौरान बाहर अच्छी प्यारी धूप निकली हुई थी। संजना अपने डेस्क पर एक हाथ रखकर उस पर अपना चिन्ह रखकर एक खाली ग्राफ पेपर पर कुछ लिख रही थी। उसके पीछे से एक परछाई उसके ऊपर आई, पर उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया और वो अपने में ही खोई हुई थी।
समीर आकर संजना के सामने वाली सीट पर बैठ गया। संजना का ध्यान उस तरफ नहीं था, इसलिए समीर ने मौके का फायदा उठाते हुए एकदम से पेपर छीन लिया जिस पर वो कुछ लिख रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ लिख रही हो? समीर ने पूछा। संजना को फाइनली रियलाइज हुआ कि क्या हुआ और उसने हैरान होकर समीर की तरफ देखा। उसने हाथ बढ़ाकर अपने पेपर को समीर से लेने की कोशिश की और कहा, हे क्या कर रही हो तुम, मेरा पेपर मुझे वापस दो ना। चलो देखते हैं कि तुम क्या लिख रही हो, समीर ने खुश होकर कहा। उसके हाथ संजना से लंबे थे, उसने बस हाथ ऊपर कर लिया और संजना के लिए मुश्किल हो रहा था पेपर तक पहुंचना। समीर, संजना ने गुस्सा होते हुए चिल्लाकर कहा और फिर गुस्से से समीर को देखने लगी। संजना ने समीर को धमकाते हुए कहा, गिव इट टू मी क्विकली। और व्हाट, क्या करोगी तुम, काटोगी मुझे? हाँ, समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा और अपना हाथ उसके सामने कर दिया क्योंकि उसे लगा कि संजना में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथ काट लेगी। संजना गुस्सा होते हुए समीर के हाथ की तरफ देखने लगी। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं काटने वाली हूँ? हाँ, तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर संजना ने अपने दोनों हाथों से समीर का हाथ पकड़ा और जोर से काट दिया। आओ! समीर जोर से चिल्लाया और अपना हाथ वापस पीछे खींचकर कहता है, तुमने सच में मेरा हाथ काट लिया। संजना, तुम क्या डॉग हो या डॉग ईयर में पैदा हुई थी? समीर के हाथ पर संजना के दांतों के निशान बन गए थे, बहुत बड़े बड़े से। संजना ने गुस्से में दांत चबाते हुए कहा, अब मेरा पेपर मुझे वापस कर दोगे तुम? उनकी हाइट और उनके हाथों की लंबाई में जितना फर्क था, संजना के लिए खुद समीर के हाथ से पेपर लेना बहुत मुश्किल था। समीर अचानक से स्माइल करने लगा और उसकी स्माइल में शरारत थी। उसका हैंडसम चेहरा संजना के करीब आया और उसने जानबूझकर कहा, मैं बस अभी वॉशरूम होकर आया हूँ और मैंने हाथ नहीं धोए थे। ये सुनते ही संजना रुक गई और संजना का चेहरा पीला पड़ चुका था। समीर तुम? उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उल्टी कर देगी क्योंकि उसे डर था कि उसने किसी गंदगी को टच कर लिया, उसके कांटेक्ट में आई और वो सोचने लगी कि समीर कितना बेशरम है कि उसने वॉशरूम जाने के बाद अपने हाथ भी नहीं धोए। संजना को बहुत घिनौना महसूस हो रहा था। समीर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। संजना तुरंत उठकर खड़ी हो गई और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगी। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा वैसे तुम खुद देखो, तुमने मेरे लेफ्ट हैंड पे काटा है, राइट? जब हम टॉयलेट जाते हैं ना तो हम ज्यादातर अपना लेफ्ट हैंड ही। शट अप! अगर तुमने एक और वर्ड कहा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। संजना गुस्से में लाल हो गई थी और उसने चिल्लाते हुए कहा। समीर ने सरेंडर करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, फिर वो चुप हो गया। संजना गुस्से में बैठ गई, उसकी आंखें अभी भी समीर को ही घूर रही थी। उसने अपने डेस्क में ढूंढा और उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तुम्हारे पास पानी है? संजना ने समीर से पूछा। समीर ने ओबीडियंटली सर हिलाया। संजना ने डेस्क की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। जिस तरह से संजना ने उसे पानी लेकर आने को लिए कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मालकिन ने अपने कुत्ते से कहा हो। समीर बहुत ओबीडियंट था और वो तुरंत उठकर पानी लेने चला गया और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसने बोतल का ढक्कन भी खोलने की कोशिश की। तुम्हें बोतल का ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है, अपने गंदे हाथ हटाओ उस पर से, संजना ने गुस्से में कहा। संजना ने बोतल का ढक्कन खोला और अपना मुंह साफ करने लगी और गुस्सा उसका थोड़ा शांत हुआ। पर उसने खुद से यही सोचा कि अब वो आगे से कभी भी समीर का हाथ नहीं काटेगी। ये सोचना उसके लिए बहुत डरावना था। जब समीर ने देखा कि संजना शांत हो गई है और उसका गुस्सा भी कम हो गया है तो फिर वो अपने मजाक वाले मूड में आ गया और उसके हाथ में जो पेपर था उसकी तरफ देखने लगा। उस पेपर पर 2 वर्ड्स लिखे थे। उस पेपर पर किसी का नाम लिखा था, अर्जुन बोस। समीर ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप संजना को वो पेपर वापस कर दिया। समीर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके संजना की बेंच पर रखकर बैठ गया। अपनी गर्दन उसकी तरफ झुकाकर उसने बहुत धीमी आवाज में बोला ताकि कोई और उसकी बात सुन ना पाए, संजना तुम अपने साथ इतना टॉर्चर क्यों कर रही हो? संजना को पता था कि समीर ने देख लिया है कि उस पेपर पर क्या लिखा है, इसलिए वो समीर से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी। समीर संजना की फीलिंग्स को कैसे समझ गया? किसी को पसंद करना संजना के कंट्रोल में तो नहीं था ना। सबसे जरूरी बात, संजना को अच्छा लगता था कि वो अर्जुन को लाइक करती है। वो बहुत खुश रहती थी। हाँ, कभी कभी वो थोड़ी दुखी भी हो जाया करती थी। संजना ने बोतल से आधा पानी पी लिया और वो पेपर वापस लिया और उसे अपने ड्रॉर में रख दिया। संजना ने बोतल से आधा पानी पी लिया और वो पेपर वापस लिया, उसे ड्रॉर में रख दिया और फिर उसने समीर से जाने के लिए कहा, अपनी सीट पर वापस जाओ और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। समीर थोड़ा हिचकिचाने लगा, कहा, एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए या नहीं। पर अगर अभी उसने संजना को नहीं बताया तब भी कहीं ना कहीं संजना को पता ही लगने वाला था। क्या है ये? संजना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। समीर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने डिसाइड किया कि वो खुद उसे दिखाएगा, क्योंकि अगर वो देखने के बाद संजना दुखी भी हो गई तो कम से कम वो वहीं उसे संभाल तभी लेगा। उसने अपना फोन बाहर निकाला, एक वीडियो ओपन किया और उसने उसके सामने प्ले किया। ये वो वीडियो है जो आज सुबह अपलोड किया गया है, लोग इसे हर जगह स्प्रेड कर चुके हैं, समीर ने कहा। संजना ने फोन अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगी। वो एक एडिट किया हुआ वीडियो था। उस पिक्चर को इस तरह से एडिट किया गया था ताकि वो रोमांटिक लगे। इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की थे जो अर्जुन और नव्या थे। वीडियो की स्टार्टिंग में अर्जुन नव्या के साथ रनिंग कर रहा था। संजना को ये सीन याद आ गया क्योंकि उसने ये पहले ही देखा था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि किसी ने उस वीडियो को ऐसे बनाया होगा। उस वीडियो में हैंडसम और डैशिंग लड़का और सुंदर सी लड़की एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ साइड में दौड़ रहे थे, दोनों बीच बीच में एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। बाकी समय दोनों चुपचाप दौड़ रहे थे। पर उस वीडियो में जो रोमांटिक गाना चल रहा था उसकी वजह से सीन बहुत प्यारा लग रहा था। अगले सीन में दोनों कॉरिडोर में ब्लैक बोर्ड बुलेटिन के पास खड़े थे। दोनों आमने सामने खड़े थे और किसी बारे में कुछ बात कर रहे थे।
नव्या के चेहरे पर क्यूट एक्सप्रेशन थे और अर्जुन हल्का हल्का स्माइल कर रहा था। उसकी आंखों को देखकर उसमें नव्या के लिए पैम्परिंग दिखाई दे रही थी। अगले सीन में अर्जुन बास्केटबॉल खेल रहा था और नव्या वहीं पास में सीट पर बैठकर मैच देख रही थी। जल्दी ही अगला सीन आया और वो एक बास्केटबॉल कोर्ट का सीन था जहां बस नव्या और अर्जुन थे। नव्या अर्जुन के कंधे पर सिर रख के सो रही थी। अर्जुन नव्या की तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। उसकी प्यारी नजरें बिल्कुल पानी की तरह थी। बहुत ही प्यारा सीन था। एक्चुअली वो वीडियो बहुत छोटा था पर उस वीडियो की एडिटिंग और म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो वीडियो किसी मूवी के ट्रेलर के जैसे लग रहा था। किसी ने कमेंट और रिएक्शंस भी लिखे थे। कौन सी मूवी है ये? कोई मुझे इसका नाम बताएगा प्लीज? ओह माय, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम लड़का। व्हाट अ मैच। दिस इज नॉट गुड। माय डॉग फूड इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आई हैव टू बाय मोर। वेट फॉर मी, मुझे भी डॉग फूड खरीदना है। दिस इज टू मच डॉग अब्यूज। ओरिजिनल पोस्टर, जल्दी से एक्चुअल फिल्म दिखाओ, हमें बस ट्रेलर दिखा, बेवकूफ मत बनाओ, हम पूरा वर्जन देखना चाहते हैं। या इसमें कोई किसिंग सीन नहीं है क्या? या फिर कोई बेड सीन है? आई वॉन्ट टू सी मोर। संजना चुपचाप सारे कमेंट्स पढ़ने लगी और उसका चेहरा ये देखकर दुखी हो गया। ये सब पढ़ना बंद करो अब। समीर ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो अब आगे ना बढ़ सके और अपना फोन वापस ले लिया। संजना ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने समीर से पूछा, ये किसने पोस्ट किया है वीडियो और इस इंसान ने ये फुटेजेस कैप्चर कैसे किए और कैप्चर करने के बाद ऐसे वीडियो बनाया? पर कम से कम एक बात क्लियर हो गई थी कि नव्या और अर्जुन के बीच जरूर ये सब हुआ था, तभी लोगों को मौका मिला उनकी वीडियो कैप्चर करने का। पता नहीं क्यों पर संजना अनन्या के बारे में सोचने लगी और आंखें बड़ी बड़ी करके उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे अनन्या का हाथ है? कौन? समीर ने संजना की तरफ देखकर कहा और फिर उसे समझाते हुए कहा, यह हमारे ही कॉलेज के किसी लड़के ने पोस्ट किया है। वो इंटरनेट पे काफ़ी फेमस है। वो ज़्यादातर वीडियो बनाता रहता है या फिर छोटे छोटे स्किट्स भी बनाता है जो ऑनलाइन काफ़ी फेमस है। उसने ये वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला था। पहले बस गॉसिप के लिए उसने ये सब बनाया था पर फिर उसे कुछ इंस्पिरेशन मिला और उसने इस वीडियो को एडिट किया। पर उसने भी नहीं सोचा होगा कि इस वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कम से कम उसने इतनी ऑनेस्टी तो दिखाई कि उसने इस वीडियो में नव्या और अर्जुन को लवर्स की तरह नहीं, फ्रेंड्स की तरह बोला। समीर ने देखा कि इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। शेयर करने वालों का नंबर इतनी जल्दी 20,000 हो गया था। अचानक अब समीर को बुरा लगने लगा। अगर अक्षय ये वीडियो देखेगा तो? अब अचानक समीर को थोड़ी घबराहट सी हुई। हालांकि सब जानते थे कि पहले वाले सीन में नव्या अर्जुन को बस एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था, पर बाद वाले सीन में जहाँ नव्या अर्जुन के कंधे पर सिर रख के सो रही थी वो थोड़ा इंटीमेट लग रहा था। समीर ये इमेजिन कर पा रहा था कि जब अक्षय दिखेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा और उसे कितना गुस्सा आएगा। पर अब इस समय उसे सबसे ज्यादा चिंता संजना की हो रही थी। समीर ने संजना के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसके एक्सप्रेशन देखकर उससे पूछा, हे क्या तुम ठीक हो? संजना ने हल्का स्माइल करते हुए कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि संजना को ये बात पहले से ही पता था कि अर्जुन नव्या को लाइक करता है, पर ये लाइकिंग वन साइडेड थी। अर्जुन जैसे लाइक करता है उसे तो पता ही नहीं कि अर्जुन उसे इतना पसंद करता है। हालांकि अर्जुन ज्यादातर शांत और गंभीर रहता है पर कभी कभी वो किसी को इस तरह से प्यार से भी देखता है। पर किस इंसान को वो प्यार से देख रहा था? वो संजना नहीं थी। संजना अपने हाथ पर अपना सिर रखकर बैठ गई और दुखी होकर बोली, क्या करना चाहिए मुझे? मुझे नव्या से जलन हो रही है। संजना ने बहुत धीमी आवाज में कहा क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई उसकी बात सुन नहीं पाएगा, पर समीर ने ट्रूप्स ट्रेनिंग ली थी, उसके कान बहुत तेज थे और संजना ने जो भी कहा उसे साफ साफ सुनाई दे गया। उसने संजना के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो और उसे भूल जाओ। कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बाद में पछताओगी। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि तुम पीछे ना हट पाओ। समीर को बस इस बात का डर था कि अगर संजना इसी तरह अर्जुन के पीछे दीवानी बनी रही तो फिर आगे जाकर शायद उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। समीर नहीं चाहता था कि संजना की ऐसी हालत हो जाए। संजना थोड़ी देर तक हेड डाउन करके चुपचाप बैठी रही। अचानक उसने अपना सिर ऊपर किया और समीर के हाथ पर मारते हुए कहा, मेरे बाल मत खराब करो। एक तो समीर को संजना की फिक्र हो रही थी और वो उसे कंफर्टेबल फील करा रहा था, पर संजना थैंक यू बोलने की बजाय उससे नाराज हो गई। समीर बिना कुछ बोले बस चुपचाप संजना की लाल आंखों की तरफ देखता रहा। वो समझ गया था कि संजना बस किसी तरह बात बदलने की कोशिश कर रही है। संजना ने नाराज होते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर अक्षय को ये नहीं दिखाना। अक्षय को जितना गुस्सा आता है देखकर वो न जाने क्या कर बैठेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इस समय वो भी अपने दुख के बारे में नहीं सोच रही थी। उसे सिर्फ इस बात की चिंता हो रही थी कि ये वीडियो देखकर नव्या और अक्षय के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। समीर ध्यान से संजना की तरफ देख रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि अर्जुन की वजह से संजना और नव्या की दोस्ती पर कोई असर ना पड़े। उसने कहा, हम कर भी कह सकते हैं, वैसे भी ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी शेयर हो रहा है, अक्षय जरूर देख लेगा इस वीडियो को। बस कुछ देर की बात है, तो फिर जल्दी से कोई सोल्यूशन सोचो ना, संजना ने कहा। संजना ने कुछ सोचा और वो तुरंत बोली, तुम उस इंसान को जानते हो ना जिसने वीडियो शेयर किया है? हम जाकर उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि वो ये वीडियो डिलीट कर दे। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कई सारे लोगों ने इस वीडियो को दूसरी जगह से पोस्ट कर दिया है। अब डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, बहुत देर हो गई है।
समीर ने कहा। तो फिर आप क्या करें? हम ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, संजना ने परेशान होते हुए कहा। समीर संजना की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा और उसने कहा, अगर हम अपलोड किए हुए सारे वीडियोस डिलीट कर दें तो? ऐसा कर सकते हैं। संजना ने बहुत क्यूरियस होकर उससे पूछा। अगर उन लोगों ने सारी अपलोड्स की हुई वीडियोस डिलीट कर दी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? समीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? संजना ने समीर की तरफ देखकर अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, अगर हम ऐसा कर नहीं सकते तो फिर तुमने कहा ही क्यों? जल्दी से कोई और सोल्यूशन के बारे में सोचो। वो एकदम से उठकर खड़ी हुई और समीर को बाहर की तरफ खींचकर कहा, काम चलो चलकर पहले उससे ढूंढते हैं जिसने इस वीडियो को बनाया है। कौन है क्लास में वो? तुम उसे क्यों ढूंढना चाहती हो? समीर ने पूछा। मुझे उससे कुछ चीजें क्लियर करनी है और वो ये भी देखना चाहती थी कि कहीं उसे अनन्या ने तो नहीं भेजा। उधर चोपड़ा रेजिडेंस में नव्या की सर्दी काफी ठीक हो गई थी पर उसे मन नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का और वो घर पर ही रहना चाहती थी। कुछ देर सोने के बाद नव्या ने अर्जुन के दिए हुए नोट्स निकाले और बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया कि तभी उसके फोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया और एकदम से आवाज सुनकर नव्या चौंक गई। नव्या ने फोन उठाया और इंस्टाग्राम चेक करने के लिए ओपन किया। उसे संजना के कुछ मैसेजेस आए हुए थे, करीब 10 से भी ज्यादा मैसेज। ये देखकर नव्या हैरान हो गई। 1 मिनट में संजना ने उसे इतने सारे मैसेजेस क्यों किए? ऐसा क्या अर्जेंट हो सकता है? जब नव्या ने संजना के मैसेजेस ओपन किए तो पहले के कुछ मैसेजेस में संजना ने पूछा था कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। फिर उसने उसे एक वीडियो भी सेंड किया था। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रिप्लाई किया, यहीं घर पर हूँ, क्या हुआ, क्या है ये? जैसे ही मैसेज सेंड हुआ उसका फोन बजने लगा। संजना का कॉल था। नव्या ने तुरंत फोन उठा लिया और संजना की आवाज सुनाई दी। नव्या, तुमने वीडियो देखा जो मैंने तुम्हें सेंड किया है? अब क्या करना चाहिए हमें? वीडियो? मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा। क्या हुआ, बात क्या है? नव्या और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत सीरियस हो गया है। संजना ने परेशान होते हुए कहा, वो वीडियो तुम्हारा और अर्जुन का है। एक बार तुम उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी ना, और भी बहुत कुछ है। तुम दोनों जब साथ में रनिंग कर रहे थे और इन शॉर्ट उस वीडियो में तुम दोनों को एक स्वीट कपल की तरह दिखाया है। ये वीडियो इंटरनेट पर हर जगह स्प्रेड हो रहा है। अक्षय ने देख लिया तो क्या वो वीडियो, उसने कुछ कहा तुमसे? ये सब सुनकर नव्या हैरान हो गई। फिर उसे समझ आया कि आखिर हुआ क्या। फिर उसने पूछा, पर ये सब हुआ कैसे और वो वीडियो पोस्ट किसने किया? हमारे कॉलेज में एक लड़का है, उसने पोस्ट किया है। उसने कहा कि उसने बस ऐसे ही तुम दोनों को देखा, उसने वीडियो शूट कर लिया। पहले मुझे लगा कि शायद अनन्या ने उसे ये सब करने के लिए कहा है। बाद में मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने गई पर शायद ऐसा नहीं है, ये सब एक कोइंसिडेंस है। उसका भी फिजिकल एजुकेशन क्लास टाइम था जब तुम्हारा था, तो शायद इसलिए उसने ऐसे बना दिया। संजना ने नव्या को सब समझाया। थोड़ी देर पहले तक नव्या बहुत अच्छे मूड में थी पर ये न्यूज़ सुनने के बाद अब वो परेशान हो गई। ओके, आई गॉट इट, मैं एक बार वीडियो देखती हूँ, नव्या ने कहा। उसने तुरंत फोन रख दिया और संजना ने उससे जो वीडियो सेंड किया था वो प्ले किया। वो वीडियो कुछ 1 ही मिनट का था, इससे जल्दी उसने वो वीडियो देख लिया। अब नव्या अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बहुत परेशान दिख रही थी। लास्ट वाला सीन देखकर तो वो सबसे ज्यादा परेशान हो गई, जिसमें वो अर्जुन के कंधे पर सिर रख के सो रही थी। क्या ये देखने के बाद अक्षय को गुस्सा नहीं आएगा? उसे जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय ने ये वीडियो देखा था या नहीं। नव्या नहीं चाहती थी कि जब अक्षय उससे एक्सप्लेनेशन मांगने आए तो वो उसे समझा ना पाए। नव्या ने परेशान होते हुए अक्षय का नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल कट गया। इसका मतलब अक्षय ने नव्या का कॉल काट दिया। नव्या के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। कहीं अक्षय ने पहले ही वीडियो तो नहीं देख लिया और अब वो उससे गुस्सा हो गया हो और इस वजह से ही वो नव्या का कॉल कट कर रहा हो। इससे पहले कई बार वो लोग अर्जुन की वजह से झगड़ चुके हैं। इस बार तो अर्जुन और नव्या की वजह से ये वीडियो हर जगह फैल गई है, तो अक्षय शांत कैसे रह सकता था? नव्या अब इतना ज्यादा घबरा गई थी और परेशान हो गई थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अगर अक्षय नव्या से गुस्सा भी है तब भी एक बार उसे नव्या की बात तो सुननी चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नव्या बेड हेड के सहारे टेक लगाकर अपने घुटनों पर अपना सिर रखकर चुपचाप बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा और कॉलर आईडी पर अक्षय का नाम लिखा हुआ था। मतलब अक्षय उसे कॉल कर रहा था। पहले तो नव्या की आंखें नम थी पर अब उसके आंसू बहने लगे थे। उसने जल्दी से फोन उठाया और रोते हुए कहा, हेलो। मैं बिजी था अभी जब तुमने कॉल किया, अक्षय ने नव्या से कहा। नव्या ध्यान से अक्षय की आवाज़ सुन रही थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। आवाज़ से तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो गुस्से में नहीं लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में अभी तक वो वीडियो देखा ही ना हो? क्या वो सच में बिजी था इसलिए उसने कॉल कट कर दिया था? हाँ, पर उसने तुरंत नव्या को वापस कॉल भी तो किया। आखिरकार नव्या के दिल में अब थोड़ी तसल्ली हुई, पर नव्या की आवाज़ से अभी भी लग रहा था कि वो परेशान है और उसने कहा, क्या तुम अभी भी बिजी हो? तुम कुछ देर के लिए आ सकते हो क्या? वो अक्षय को फ़ोन करके कुछ बताना चाहती थी। उसने सोचा कि वो मिलकर उसे सब समझाएगी ताकि अक्षय ये सब सुन ले और आराम से जैसा भी उसको रिएक्ट करना है वो उसके सब सामने देख ले और उन बातों को संभाल भी ले। पर फ़ोन पर तो बस वो गैस ही कर सकती है कि अक्षय कैसे बिहेव कर रहा है या क्या सोच रहा होगा।
इसलिए उसने उसे मिलने के लिए कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अक्षय ने कहा और बिना ये पूछे कि कोई ज़रूरी काम तो नहीं है, वो आने को तैयार हो गया। जिस तरह से अक्षय नव्या को ट्रीट कर रहा था, नव्या को बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो परेशान भी थी। अक्षय के लिए नव्या की हर परेशानी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी और बस इतना ही काफ़ी था ये बताने के लिए कि वो नव्या से कितना प्यार करता है और उसकी कितनी केयर करता है। तो जब वो नव्या और अर्जुन का वीडियो देखेगा और वो दोनों कितने इंटीमेट थे, तो क्या वो गुस्सा होगा? नव्या फिर से बहुत दुखी हो गई ये सोचकर। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, जल्दी से आ जाओ। नव्या की आवाज़ सुनकर अक्षय समझ गया कि वो परेशान है और उसने उस बारे में कुछ नहीं पूछा, बस कहा, आई विल बी बैक वेरी क्विकली। नव्या का फ़ोन रखने का मन नहीं था, पर फिर भी उसने कॉल कट कर दिया। अक्षय का इंतज़ार करना नव्या के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं आते हुए किसी ने उसे उस वीडियो के बारे में बता तो नहीं दिया। हर वीडियो देखने के बाद जब वो वापस घर आएगा तो गुस्से में वो नव्या की बात सुने बिना उसे क्वेश्चन करेगा। करीब 20 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद उसने पैरों की आवाज़ सुनी। नव्या, आई एम बैक। अक्षय की मैग्नेटिक आवाज़ दरवाजे पर सुनाई दी। नव्या आज से पहले अक्षय से मिलने के लिए कभी इतना परेशान नहीं हुई थी। उसने इतना इंतज़ार भी कभी नहीं किया था और ना ही आज उसे एक पल का इंतज़ार हो रहा था। अक्षय के कदम चलकर उसके पास आए। नव्या तुरंत बेड से उतरी और स्लीपर्स पहने बिना अक्षय की तरफ भागी। अक्षय ने बस अभी दरवाज़ा खोला था, इससे पहले कि वो कमरे में आ पाता नव्या भागती हुई आई और आकर उसने अक्षय को बहुत टाइट हग कर लिया। अक्षय ने भी नव्या को हग किया और उसके चेहरे की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रही थी? नव्या ने ऊपर देखा और अक्षय की काली गहरी आंखों में देखने लगी। अक्षय की आंखें बिल्कुल तारे से भरी आसमान की तरह थी। अक्षय अभी भी मजाक कर रहा था और हंस रहा था। इसका मतलब उसने अभी वो वीडियो देखा नहीं था। नव्या के बेचैन दिल को थोड़ी राहत मिली थी। हाँ, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अक्षय को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि नव्या कभी एक बार में अक्षय की बात मान जाए और उससे अग्री कर जाए और उसको एक्सेप्ट कर ले। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर उससे पूछा, सच में, या फिर तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें बुरा लग रहा है?